चलिए आज समय में थोड़ा पीछे चलते हैं और भारत के इतिहास के एक ऐसे 500 साल के दौर को समझते हैं जिसने सिर्फ साम्राज्य ही नहीं बदले बल्कि समाज की पूरी नींव ही बदल कर रख दी। सच में यही वो दौर था जिसने आने वाली सदियों के लिए भारत की दिशा तय कर दी। तो सवाल यही है कि 750 से 1200 ईस्वी के बीच आखिर ऐसा हुआ क्या था। देखिए, ये सिर्फ राजाओं और उनकी लड़ाइयों की कहानी नहीं है। ये उन गहरे सामाजिक और आर्थिक बदलावों की कहानी है जिन्होंने उस भारत की नींव रखी जिसे हम आज जानते हैं। तो आइए इन बदलावों की एक एक परत को खोलकर देखते हैं। अच्छा, इस दौर को इतिहासकार अर्ली मिडीवल एज या प्रारंभिक मध्यकाल कहते हैं। और ये कोई ठहरा हुआ समय नहीं था। सच तो यह है कि यह एक जबरदस्त उथल-पुथल का दौर था, जहां पुरानी व्यवस्थाएं टूट रही थीं और एक पूरी तरह से नई सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक संरचना जन्म ले रही थी। इस पूरे बदलाव को समझने के लिए जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। देखिए, 750 ईस्वी के आसपास क्या हो रहा था। बड़े बड़े साम्राज्य बिखर रहे थे, मतलब पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन शुरू हो गया था। फिर लगभग 800 ईस्वी से लैंड ग्रांट सिस्टम यानी भूमि अनुदान प्रणाली बहुत तेजी से फैली और यही इस पूरे बदलाव का इंजन बनी। 900 ईस्वी तक आते आते एक नया सामंती ढांचा, एक फ्यूडल स्ट्रक्चर मजबूत हो चुका था और 1200 ईस्वी तक भारत की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित और गांव केंद्रित हो चुकी थी। मतलब ये एक पूरी तरह से नया भारत था। तो सवाल ये है कि इतने बड़े बदलाव के पीछे असली वजह क्या थी? वो कौन सी एक अकेली चीज थी जिसने इतिहास का पहिया इतनी तेजी से घुमा दिया? इसका जवाब एक बहुत ही शक्तिशाली आर्थिक नीति में छिपा है, भूमि अनुदान प्रणाली या द लैंड ग्रांट सिस्टम। तो ये लैंड ग्रांट सिस्टम था क्या? देखिए, इसका सीधा सा मतलब था कि राजा अपने अधिकारियों, ब्राह्मणों या मंदिरों को सैलरी के बदले जमीन का एक बड़ा टुकड़ा दे देते थे। लेकिन ये सिर्फ जमीन का तोहफा नहीं था, ये असल में सत्ता का एक टुकड़ा देने जैसा था, क्योंकि जमीन के साथ साथ उस पर रहने वाले लोग और उससे होने वाली सारी आमदनी पर कंट्रोल भी उसी को मिल जाता था जिसे जमीन दी गई है। जरा सोचिए ये कैसे काम करता था। पहले तो जमीन दी जाती थी, फिर उससे भी बड़ी बात उस जमीन से टैक्स वसूलने का अधिकार भी उसी को मिल जाता था, राजा को नहीं। और सबसे अहम बात, उन्हें अपने इलाके में छोटे मोटे झगड़ों पर न्याय करने का मतलब जुडिशल अधिकार भी मिल जाता था। असल में इसने बड़े साम्राज्य के अंदर ही छोटी छोटी मिनी किंगडम्स बना दी, जिससे राजा की अपनी शक्ति लगातार कम होती चली गई। और इस एक अकेली पॉलिसी ने एक डोमिनो इफेक्ट शुरू कर दिया। जब सत्ता और अर्थव्यवस्था का आधार ही जमीन बन गई, तो समाज का पूरा ढांचा भी तो उसी के हिसाब से बदलना ही था। और इसी ने एक नए सोशल पिरामिड को जन्म दिया, जिसे हम सामंतवाद या फ्यूडलिज्म के नाम से जानते हैं। और जैसा कि यहाँ कहा गया है, यही वो सिस्टम था जो आगे चलकर भारतीय सामंतवाद की नींव बना। इसका मतलब ये था कि समाज अब सिर्फ राजा और प्रजा में नहीं बटा था, बल्कि अब कई लेयर्स बन गई थीं। जमीन के मालिक यानी सामंत राजा और किसानों के बीच एक बहुत ही पावरफुल कड़ी बन गए और इसी ने समाज का पूरा समीकरण ही बदल दिया। तो ये जो नया पावर स्ट्रक्चर बना वो कुछ ऐसा दिखता था। सबसे ऊपर राजा था, लेकिन उसकी ताकत अब सीधे आम लोगों तक नहीं पहुंचती थी। बीच में आ गए थे सामंत, जो अपनी अपनी जमीन के एक तरह से असली शासक थे। और सबसे नीचे थे किसान, जो जमीन से बंधे हुए थे और अपने सामंत के लिए काम करते थे। मतलब पावर अब महल से नहीं, जमीन से आ रही थी। अब देखिए, जब सत्ता और जिंदगी लोकल हो गई, तो इकोनॉमी पर इसका सीधा असर पड़ना तो तय था। बड़े बड़े शहरों और दूर दराज के देशों के साथ जो व्यापार होता था, उसमें भारी गिरावट आई, क्योंकि अब सब कुछ लोकल जरूरत के हिसाब से चल रहा था। इसकी जगह छोटे छोटे स्थानीय बाजार, जिन्हें हाट कहा जाता था, वो बढ़ने लगे, जहां आसपास के गांव अपनी जरूरतों का सामान खरीदते और बेचते थे। और इस बदलाव का एक और बहुत बड़ा सबूत मिलता है सिक्कों की कमी से। खासकर सोने के सिक्के तो जैसे गायब ही हो गए थे। जब व्यापार लोकल हो गया, तो बड़ी करेंसी की जरूरत भी कम हो गई। इकोनॉमी अब कैश पर कम और चीजों के सीधे लेन देन यानी बार्टर सिस्टम पर ज्यादा निर्भर हो गई। अच्छा, इन आर्थिक बदलावों का समाज पर, उसके ताने बाने पर बहुत गहरा और बहुत लंबे समय तक असर रहा। अब सोचिए, जब जमीन ही सब कुछ बन गई, तो ये तय करना भी तो जरूरी हो गया कि कौन किस जमीन पर काम करेगा और कौन उसका मालिक होगा। और बस इसी जरूरत ने जाति व्यवस्था को पहले से कहीं ज्यादा कठोर और कॉम्प्लेक्स बना दिया।
समाज में हर किसी की भूमिका उसके जन्म से ही तय होने लगी, ताकि खेतीबाड़ी का काम और सामाजिक कंट्रोल बना रहे। अब इस नई व्यवस्था का सबसे ज्यादा फायदा किसे हुआ? वो थे ब्राह्मण। राजा अक्सर धार्मिक पुण्य कमाने के लिए और अपने शासन को एक तरह की धार्मिक मान्यता दिलाने के लिए उन्हें बड़ी बड़ी जमीनें दान में देते थे। इससे ब्राह्मणों को न केवल जबरदस्त आर्थिक शक्ति मिली, बल्कि समाज पर उनका धार्मिक और सामाजिक दबदबा भी कई गुना बढ़ गया। और इस पिरामिड के बिल्कुल दूसरे सिरे पर, यानी सबसे नीचे, कौन थे? किसान, जो अर्थव्यवस्था की रीढ़ थे। उनकी हालत और भी खराब हो गई। वे अपनी जमीन से बंधे हुए थे, उसे छोड़कर कहीं जा नहीं सकते थे। उन्हें सामंत को भारी टैक्स देना पड़ता था और बेगार भी करनी पड़ती थी, मतलब बिना किसी मजदूरी के काम। वे एक तरह से आधी गुलामी वाली जिंदगी जी रहे थे। इस कठोर और बंद होते समाज का एक और गहरा असर महिलाओं की स्थिति पर पड़ा। समाज और ज्यादा पितृसत्तात्मक हो गया। संपत्ति और शिक्षा पर उनके अधिकार और भी कम कर दिए गए, और सती प्रथा, बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं का चलन भी इसी दौर में तेजी से बढ़ा। तो इन 500 सालों के बदलाव से हम आखिर क्या समझ सकते हैं? इसकी विरासत क्या है? तो इस पूरे दौर की पहचान को हम 3 शब्दों में समझ सकते हैं। पहला, ग्रामीणीकरण, मतलब जिंदगी का केंद्र शहरों से हटकर गांव बन गए। दूसरा, सामंतवाद, यानी शक्ति का आधार जमीन बन गई। और तीसरा, एक कृषि अर्थव्यवस्था जो पूरी तरह से खेती पर निर्भर थी। यही मध्ययुगीन भारत का असली चेहरा था। और इस बात की पुष्टि मशहूर इतिहासकार सतीश चंद्र भी करते हैं। वो कहते हैं कि इसी काल में भारत की सामाजिक आर्थिक संरचना ने अपना मध्यकालीन स्वरूप ग्रहण किया। मतलब ये कोई छोटा मोटा या अस्थायी बदलाव नहीं था, बल्कि ये एक नए युग का जन्म था, जिसकी विरासत आज भी हमारे समाज और राजनीति में कहीं न कहीं देखी जा सकती है। और यहीं पर ये दौर हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छुड़ जाता है। जमीन और जाति पर बना ये सामंती ढांचा आने वाली सदियों की राजनीति, उनके संघर्ष और साम्राज्यों की कहानी को आखिर कैसे आकार देगा? ये एक ऐसी नींव थी जिस पर अगले 800 सालों का इतिहास लिखा जाना था।